Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we had continued the series of PT 365 from Vision IAS on this platform, Polity and Governance. इसका फर्स्ट सेक्शन हम अपलोड कर चुके हैं. नाउ वी आर ऑन द सेकंड सेक्शन जो कि डील करता है आपके पास पार्लियामेंट के साथ, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, लोकल गवर्नमेंट. दैट मीन्स ये पूरा सेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके साथ यहाँ पे डील करेगा. अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, इट कुड बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फटाफट से कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार प्रीलिम्स पे आता है. तो यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई डिटेल्ड डिस्कशन इसके बारे में नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं जो कि ब्रॉडली इसके साथ डील करते हैं. एक है आपके पास आर्टिकल 74 एंड एक आता है आपके पास आर्टिकल 75. So when I talk about the 74, it says there shall be council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president. What I said that आप सबको इतना तो पता है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है, राइट. सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, यानी कि नाम मात्र साइन वाइन करने के लिए प्रेसिडेंट है, जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पीएम के अंडर में आता है. तो जब मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो आर्टिकल 74 बोलता है, जो कि हमारे पास एक आर्टिकल 74 है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम करेंगे और ये एडवाइस करेंगे, हेल्प करेंगे प्रेसिडेंट को और इनकी एडवाइस पे बाइंडिंग होंगी, करेक्ट. और फिर यहाँ पे आर्टिकल 75 है जो कि ओथ है या फिर जो बाकी के प्रोविजंस है उनके साथ डील करते हैं. हमारा फोकस है आर्टिकल 74 के ऊपर, यानी कि जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज बताई गई है अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि देयर इज अ टर्म यहाँ पे जो दे रखा है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब that they are collective, all the ministers are collective responsible to the लोक सभा. ये बहुत ही बारीकी से इसको थोड़ा सा ध्यान से आप याद कर लेंगे. पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा भी आता है और पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी आता है, ये क्लियर है. फिर हमने कहा कि आपके पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि एडवाइस किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. और ये बाइंडिंग एडवाइस होती है. लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर चाहे लोकसभा के मिनिस्टर हो या राज्यसभा के मिनिस्टर्स हो, बट they are collectively responsible only to the Lok Sabha, not to the Parliament. What I said, they are collectively responsible to the Lok Sabha, not to the Parliament. मतलब लोकसभा के अंदर अगर इनकी मेजोरिटी नहीं होती है तो ये इनको भाई इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी. सो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सरकार जो है गिर जाती है. तो इसी को लेके हम यहाँ पे बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि सरकार गिर गई है या फिर लोकसभा में उनको सपोर्ट नहीं मिला है, तो उस चीज को टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो अभी जो मॉनसून सेशन है वहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको फेस किया गया था. सो व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन? इट इज अ लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन which is introduced in the Lok Sabha that allows the opposition to challenge the government majority. तो बेसिकली लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो मेजोरिटी के अंदर गवर्नमेंट उसको चैलेंज करती है, उनकी मेजोरिटी को चैलेंज करती है, सरकार गिराने की बात करती है. तो ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है ये पास हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू, जब अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उसी समय उसी दिन सरकार को वहां पर रिजाइन करना पड़ेगा. और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई मेंशन्ड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा. सो द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड ओनली इन द लोकसभा. अब इनका आर्टिकल्स जो है वो देख लेते हैं.
सबसे पहली बात आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, इसके अंदर बोला जाता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को लेके। सिमिलरली उसी तरह से आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये स्टेट लेवल पे बात करता है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। Now, let's talk about the rules 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. So they provide the provision regarding the motion of the no confidence motion. अब किस ग्राउंड पे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकते हो? दैट इज आपको कोई खास रीजन देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड ऑन विच इट इज पास। आप अगर पास करना चाहते हो कि सरकार की मेजोरिटी नहीं है, आप चैलेंज करना चाहते हो तो यू कैन पास। नाउ then comes the speeches. Unless the leave is granted by the House to move the motion, no speech is permitted in the support of the motion. Repeat motion. जब आपके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसके बाद में इसका जब डिस्कशन हो जाता है, नेगेटेड हो जाता है, तो एक और जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप उस सेम सेशन में पास नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन? सबसे पहले भाई जो हाउस है यानी कि जो लोकसभा है वो एक्सप्रेस करता है कि भाई हमको हमारी जो है इट्स अ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली जो स्पीकर है वो क्या करता है, एग्जामिन करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर। फिर यहाँ पे जो मेंबर्स है जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया है who has tabled the notice ask for the leave of the house to move the motion। फिर स्पीकर क्या बोलते हैं, मेंबर्स को आप फेवर में इनके ग्रांट करिए नहीं करिए, 50 मेंबर्स होते हैं वो राइज कर रहे होते हैं और इस तरह से पूरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो जाता है। तो व्हाट आई विल से इज कि ये पूरा आपका ना स्टैटिक मोशन है। अब जब प्रीलिम्स में जब 3 महीने बाकी रहे तो आपको सीधी सीधी से लक्ष्मीकांत में जाना है। लक्ष्मीकांत का जो पार्लियामेंट का चैप्टर है स्टैटिक वाला पोर्शन है उसमें आपको अब तक की अकल में मतलब 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन अगर क्लियर है तो आपको सिर्फ इतनी बुद्धि में रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपके पास न्यूज में था, तो न्यूज में था तो यानी उस चैप्टर में से हर एक बारीक चीज आपको एकदम टेस्ट पर रटी हुई होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 74 क्या है, 75 क्या है, करेक्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। देन कम्स द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द लॉ मेकर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज है अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक 7 जज जो बेंच है वो सेटअप करी गई है which was headed by the Chief Justice of India for reconsideration of its 1998 judgment in the PV Narasimha Rao case। तो बेसिकली हुआ क्या था, 1993 के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस आया, उसके बैकड्रॉप में पीवी नरसिम्हा राव केस का जजमेंट जो है वो दिया गया। इस जजमेंट में क्या हुआ, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई थी लेजिस्लेटर्स को अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन द ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन द पार्लियामेंट एज पर द आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2। तो एक तरह से उनको प्रिविलेज दिया गया। तो जब मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करती हूँ तो ये आपके खिलाफ एक लीगल इम्यूनिटी होती है, आप इससे बच पा रहे हो, इम्यून हो, जहां पे जो लेजिस्लेटर्स है they are granted protection against the civil or the criminal liability for certain actions or the statements made in the course of their legislative duties। So if an individual or authority undermines the parliamentary privileges of a member of the house, उसको बोलते हैं ये breach हो गया भाई privilege का, ठीक है। तो अब इसका स्टैटिक जो है उसको देख लेते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि पीटी 365 को फटाफट से कवर कैसे करना है। आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक है मैं अब तक मान के चल रही हूँ आपने इसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया है। अब इसमें फटाफट से आपको टॉपिक्स देखने कि हाँ भाई ये न्यूज में था, अब उससे रिलेटेड जो स्टैटिक के पॉइंटर्स है उसको एकदम मतलब एक टर्म मैं बहुत यूज करती हूँ दैट इज एमटीआर, यानी कि मुझे तो रटना है, मतलब ये चीज तो आपको एमटीआर होना चाहिए कि आर्टिकल 75 क्या है, 105 क्या है, 194 क्या है, क्योंकि ये न्यूज में आया था, क्लियर है। तो ये एमटीआर होना चाहिए। दिस इज हाउ यू रीड द पीटी 365। मतलब इसको पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है कि आप प्रॉस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, ओपिनियन क्या, वो आप मेंस के लिए पढ़ते हो। अभी हम फटाफट से पीटी कर रहे हैं कि स्टैटिक को देखते हैं। तो आर्टिकल 105 जो है इट टॉक्स अबाउट द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स इन द कमिंग डेज। तो मतलब लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के पावर्स के बारे में बात करता है, प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 194
इट टॉक्स अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर्स और उनकी जो मेंबर्स है उनके पावर्स क्या है या फिर उनके जो प्रिविलेजेस है वो क्या है. Article 105 clause 2, that means no person shall be liable in respect of the publication of any report, paper, votes or proceedings by or under the authority of either house of the parliament. A similar provision exists for the members of legislature of the state under Article 194 clause 2. पर यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात होती है, that is freedom of the speech in the parliament. आर्टिकल 105 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कोई भी मेंबर इज लायबल to any, no member is liable to any proceeding in court for any said or any vote given him in the parliament. तो बेसिकली मान लो कि कोई मेंबर है, उसने पार्लियामेंट में कोई वोट दिया है, तो उसके खिलाफ आपको उसको किसी कोर्ट में जाके अकाउंटेबिलिटी या फिर क्वेश्चनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो वो फ्रीली काम कैसे करेगा पार्लियामेंट में, है ना. तो फिर यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि जो फ्रीडम है, it is subject to the provisions of the Constitution under Article 121, which restrict the members from discussing the Judges Conduct Act and rules and procedures. Article 122 again सेम चीज जो है बात करता है restricts the court के बारे में. फिर यहाँ पे है laws made by the Parliament, freedom from arrest, rules of the both the houses. ठीक है, just you need not to do. Then coming to the next topic, that is expulsion of the lawmakers. जो थर्ड टॉपिक है ये बात करता है एक्सपल्शन ऑफ द लॉ मेकर्स. इसको थोड़ा सा देखते हैं. यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोकसभा है उन्होंने अपने एक मेंबर को एक्सपेल किया है. किस ग्राउंड पे कि भाई द मेंबर हैज एक्सेप्टेड द गिफ्ट एंड द इलीगल ग्रेटिफिकेशन. और ये किस आधार पर उन्होंने बताया, एक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर. तो हमारा फोकस चल जाता है एथिक्स कमेटी के ऊपर, बिकॉज बहुत सारी कमिटीज होती है. तो जब हम एथिक्स कमेटी की बात करते हैं, यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं जिसको स्पीकर ने नॉमिनेट किया होता है. यानी आपके पास पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर, इस स्पीकर ने 15 मेंबर की जो कमेटी है उसको नॉमिनेट किया होता है, 15 मेंबर्स को नॉमिनेट किया होता है और उन्होंने बोला दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर. मतलब एक साल के टेन्योर के लिए 15 मेंबर्स को यहाँ पे स्पीकर नॉमिनेट करता है जो कि एथिक्स कमेटी के मेंबर्स कहलाते हैं. इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, कोई भी कंप्लेंट जो कि अनएथिकल कंडक्ट के रिलेटेड हो, यानी कि कोई मेंबर जो है अगर उसने कोई अनएथिकल कंडक्ट किया है उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आती है तो इसको एग्जामिन करने का काम किसका होता है, एथिक्स कमेटी का होता है. ठीक. सेकंड, ये आपके पास जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं मेंबर्स का, ठीक है, उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देते हैं. एंड थर्ड, सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट. जो पहली एथिक्स कमेटी थी लोकसभा की वो बनी थी आपके पास 2000 में राज्यसभा में. तो अब तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पता होना चाहिए, एथिक्स कमेटी लोकसभा की कितने मेंबर, 15 मेंबर. कौन नॉमिनेट करता है, लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करता है. फंक्शन क्लियर है, अनएथिकल कंडक्ट के बारे में एग्जामिन करता है. ठीक है. फैक्ट क्या है, 15 मेंबर. किसने नॉमिनेट किया है, स्पीकर ने नॉमिनेट किया. ये प्रीलिम्स का फैक्ट अलग से किया, ठीक है. न्यूज में क्या था पता चल गया, ठीक है. अब आते हैं एक्सपल्शन ऑफ द लॉ मेकर्स इन इंडिया. सो अब क्या हम एक्सपल्शन कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं ये थोड़ा सा और देखेंगे. तो बेसिकली दो तरीके हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से भी आप किसी लॉ मेकर को एक्सपेल कर सकते हो और एक लीगल तरीके से भी आप कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर मैं बात करती हूँ, देन एन एमपी फाउंड गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस or the contempt of the house can be suspended from the house or face expulsion. A simple majority is needed to pass a motion for expulsion in the each house. So very important. अब prelims का fact क्या है, क्या किसी मेंबर को आप एक्सपेल कर सकते हो, जी हाँ. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कर सकते हो, हाँ. लीगल मेथड से कर सकते हो, जी हाँ, वो भी कर सकते हैं. लीगल मेथड का मतलब होता है कि जो आपके पास लोकसभा है या राज्यसभा यानी जो हाउस की जो रूल्स है उसके मुताबिक आप कर रहे हो तो लीगल तरीके से कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कर सकते हो. सो बेसिकली यू कैन एक्सपेल लॉ मेंबर बाय बोथ द मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल मेथड. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई मेंबर गिल्टी फाइंड होता है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल मेजोरिटी लगेगी. तो अभी तक आपने प्रीलिम्स के लिए क्या सीखा, कोई भी मेंबर है उसको आप एक्सपेल कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लीगल मेथड से भी कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेथड में आपको सिंपल मेजोरिटी के लिए उसको जरूरत पड़ेगी. अब बात करते हैं लीगल जो प्रोसेस है उसके लिए.
तो इंश्योर द स्मूथ प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, इनके पास पावर है टू फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस। इन केस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट द हाउस मे एक्सपेल अ मेंबर टू रिड द हाउस ऑफ पर्संस हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप। आप लीगल तरीके से अगर आप कर रहे हो तो यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो लोकसभा की रूल्स क्या है, राज्यसभा के रूल्स क्या है। लोकसभा का रूल 370 जो 3 है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर देता है टू ऑर्डर एन एमपी टू विड्रॉ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग। यानी पूरे दिन में अगर कोई मेंबर मिसकंडक्ट कर रहा है तो अंडर रूल 373 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उनको दिन का जो बचा हुआ समय है उसके लिए उनको बोल सकता है, विड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। रूल 374 बोलता है इट अलाउज टू सस्पेंड द एमपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। पूरे सेशन का रिमाइंडर टाइम जो है उसके लिए वो विड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। रूल 374A जो कि 2001 में लाया गया था, ये क्या करता है, स्पीकर को पावर देता है टू नेम एन एमपी हु विल देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड, कि अगर उन्होंने किसी एमपी का नाम लिया तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना जाएगा कम से कम 5 दिनों के लिए, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस। करेक्ट। सो आई वुड से इतनी आपको टेक्निकलिटी जो है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीका दोनों अवेलेबल है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उनके पास पावर होता है। रूल्स जो है राज्यसभा का उसको देख लेते हैं। रूल 255 इट अलाउज द चेयरमैन टू डायरेक्ट एनी मेंबर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। रूल 256 ये क्या कहते हैं, हाउस में अडॉप्ट अ मोशन suspending the member, disregarding the chair's authority, or abusing the rules for a period not exceeding the remainder of the session. Unlike the Lok Sabha, under Rule 374A, the Rajya Sabha cannot suspend its members without passing a motion. Okay? तो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज कि लोकसभा में अलग चीज है, राज्यसभा में क्या होता है, इनको मोशन की जरूरत पड़ती है, दैट राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन। यहाँ पे मोशन पास करवाना जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 122 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है। आर्टिकल 122 जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, इंक्लूडिंग दोज जो कि एक्सपल्शन से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी गई है कि पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग, चाहे आप किसी मेंबर को एक्सपेल करने की भी बात कर रहे हो, उसको आप जुडिशरी के थ्रू क्वेश्चन नहीं करवा सकते, ऑल्दो द कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन सम केसेस। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आर्टिकल 122 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग अगर होती है जिसमें आपने किसी मेंबर को भी एक्सपेल किया है तो वहां पे जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती। हालांकि कुछ केसेस देखे गए थे जहां पे जुडिशरी ने इंटरवेन किया था। अब आप मेंस के कंसेप्ट लगाओ, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजा रामपाल केस 2007 के अंदर हुआ। The court upheld the expulsion of the Raja Rampal, but noted that the proceedings tainted by substantial illegality are open to the judicial scrutiny. Then, expulsion and disqualification are not the same thing. एक्सपल्शन होता है अलग, डिस्क्वालिफिकेशन अगला टॉपिक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो यहां तक हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 122 एमटीआर कर लो कि क्या जुडिशरी इसमें इंटरवेन कर सकती है, नहीं कर सकती। करी है वो बात अलग है, वो जुडिशियल ओवररीच है, बट क्या कर सकती नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन नॉट डू बिकॉज इट इज रिटन इन द आर्टिकल 122। नाउ अगर आपको किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो इट कम्स अंडर 3 चीजें। पहला है आपके पास आरपीए 1951, इसको एक्चुअली आप रोपा की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रोपा। एक 1950 का है और एक रोपा आपके पास 1951 का है। तो रोपा 51 सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है, इसमें बोला गया है कि अ लॉ मेकर is disqualified for the period of imprisonment and a further 6 years if sentenced for 2 years or more in person। अगर कोई पर्सन 2 साल जो है अगर जेल में रहा है, ठीक है, a period of imprisonment and for the 6 years is sentenced for 2 years or more in prison। वो ये राहुल गांधी वाला जो केस है उसको आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है। 10th शेड्यूल यानी ये वाला जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप किसी पे मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, रोपा 1951 और 10th शेड्यूल और आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड क्लॉज
इसको थोड़ा सा क्लियरिटी से हम और देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, एक चीज आएगी यहाँ पे, रोका 1951, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देन 10th schedule of the constitution, and after that article 102 clause 1 and 191 clause 1. So when you talk about the representation of people act 1951, इसका जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है वो बोलता है कोई भी लॉ मेकर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फर्दर 6 years इफ सेंटेंस्ड फॉर 2 years और मोर इन प्रिजन। अगर कोई भी मेंबर 2 साल जेल में है या 2 साल से ज्यादा अगर जेल में है तो कम से कम 6 साल तक वो मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई मानोगे। 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आता है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1। यानी किसी भी एमपी या एमएलए को अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अनसाउंड माइंड, तो इट विल कम अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, मतलब दल बदली करना, ग्रुप को चेंज करना। महाराष्ट्र की जो स्पीकर है, उन्होंने जितने भी पेटिशंस थी, दे डिसमिस्ड, ही डिसमिस्ड ऑल द पेटिशंस seeking the disqualification of the MLAs under the anti defection law। तो यहां से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पहली बात, दो चीजें दिमाग में इम्तियाज करेंगे, यानी मुझे तो रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी आपके पास नाम सुनते हो तो एक चीज आ जानी चाहिए कि ये है 10th शेड्यूल के अंदर। दूसरा, इसको लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी आप सुनोगे दो चीजें दिमाग में, एक ये 10th शेड्यूल के अंदर है और दूसरा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू उसको लाया गया। अब बात करते हैं कि ये है क्या। दैट मीन्स एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि डिफेक्शन की वजह से आता है, यानी कोई भी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसका ग्राउंड डिफेक्शन है, दल बदलना है, तो उसको आप डील करोगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, और वहां पे जो स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन यानी कि जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर है उनको ये पावर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसका जो प्रोसेस है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगा, और ये जो पावर है इट इज डिसाइडेड बाय प्रीसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा के केस में स्पीकर है, राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन है। तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन होगा कब, आप डिफेक्शन कब मानोगे? पहला, अगर कोई मेंबर वॉलेंटरली गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप को कि भाई मैं इस पार्टी को अब नहीं करना चाहता, दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा वॉलेंटरली गिव अप। सेकेंड, वोट्स और एब्सटेन टू वोट इन द हाउस contrarily to the direction issued by his political party। मतलब कोई भी मेंबर है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक डायरेक्शन दिया कि आपको इसके फेवर में वोट करना है, लेकिन वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोट करता है या फिर अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा वोट में, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और अगर 15 दिन तक अगर उसके ऊपर कोई उसने जो अपना डिसीजन नहीं बदला या कोई कुछ ठीक वर्क नहीं किया है, अभी भी अड़ा हुआ है कि भाई हम तो नहीं देंगे, तो उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे माना जाएगा। फिर होता है इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कि निर्दलीय, किसी भी दल का नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद में, कि भाई इलेक्शन हुए तब तो बोला कि नहीं नहीं भाई मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, आई एम लाइक नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। बट जैसे इलेक्शन होता है मतलब वो जज्बात बदल दिए, मतलब क्या हो गया पता नहीं, समझ नहीं आया और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि ये सचिन तेंदुलकर हो गए, ये लता मंगेशकर जी थी अपने, या फिर हेमा मालिनी जी थी, वो तो अभी नहीं है खैर, मतलब नॉमिनेशन के अंदर, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच दे टेक द सीट, 6 महीने के अंदर करे तो ठीक है, उसके बाद अगर कर लिया तो उनको भी डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाता है। अब आपको इंपॉर्टेंटली
ये पूरा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट याद होना चाहिए, 10th शेड्यूल के अंदर है, ये याद होना चाहिए। पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, ये याद होना चाहिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन से ये याद होना चाहिए। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंटली एक और चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। वो है भैया आपका किहोतो होलोहन वर्सेस ये जो भी है जकूली 1992 का केस, किहोतो से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्पीकर का डिसीजन है इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या बोला कि भाई ये फलाना केसेस है या फिर ये फलाना कंडीशन है, इन कंडीशंस के अंदर हम किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, पावर किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, मतलब लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में चेयरमैन के पास। लेकिन जब मैं स्पीकर की बात करती हूँ तो वहां पे क्या हुआ कि जो स्पीकर है उनका डिसीजन फाइनल होता है कि ये भाई पर्टिकुलर मेंबर है, एंटी डिफेक्शन के केस में मैंने इसको डिस्क्वालीफाई किया है तो फाइनल है, जुडिशरी यहाँ पे इंटरवेन नहीं कर सकती। लेकिन इस केस के अंदर क्या बात हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू तो होगा, मतलब फिर तो एक आर्बिट्ररी एक्शन लेने लग जाओगे, आप पार्शलिटी करने लग जाओगे। तो जो स्पीकर यहाँ पे डिसीजन ले रहा है वो फाइनल होगा, वो ठीक है, लेकिन बाद में इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन आया था कि भाई जुडिशियरी ना बात में इंटरवेयर करते थे कि ना 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 रुको 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 रुको, आप इनको नहीं कर सकते भाई डिस्क्वालीफाई। तो फिर यहाँ पे एक और डिसीजन सुनाया गया, वो क्या था कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे साफ साफ लिखा है, 10 शेड्यूल से आया, 52nd अमेंडमेंट से आया, ये स्पीकर को पावर देता है। तो यहाँ पे बोला कि भाई जुडिशरी आपकी बात है, ठीक है कि जुडिशियल रिव्यू करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की लीगल प्रोविजंस को ठीक रखना है, वो ठीक है मान गए, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस तो मुझे करने दो। मैं स्पीकर हूं, ये मेरा प्रोसेस है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये पर्टिकुलर मेंबर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब जब ये पर्टिकुलर मेंबर डिस्क्वालीफाई हो चुका है, मैं अपना डिसीजन सुना रहा हूं कि ये डिस्क्वालीफाई हो चुका है, उसके बाद आप इंटरवेन करो ना कि जुडिशियल आप उसको रिव्यू करो, आप प्रोसेस के अंदर मत घुसो। मैंने पूरा प्रोसेस किया है, मैंने अपना डिसीजन सुना है, अब आप उस डिसीजन को रिव्यू करो, आप उसको रोको मत, आप तो प्रोसेस के अंदर बैठ रहे हो भाई। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस केस। सो किहोटो हॉलैंड केस को याद रखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू जो आप कर सकते हो। ठीक, देन कम्स टू केशव मेघा चंद्रा सिंह का जो केस है 2020 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला that disqualification petitions under the 10th schedule should normally be decided within a period of 3 months from the date of their filing। कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको इनका केसेस जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोटेड द इशू ऑफ पार्टीजन बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर्स। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट किहोटो केस जो है उसको आप याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है एक्सेप्शन को लेके, जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी ना कि वॉलंटरली गिव अप कर दिया, नॉमिनेटेड का जो मेंबर था, इंडिपेंडेंट का मेंबर था, ठीक है, वोट के लिए एब्सटेन कर रहा है, बट अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल के पार्टी उसके 2/3 लेजिस्लेटर्स एक साथ किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो भाई आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं मानोगे, मतलब वो तो मर्ज हो रहे वहां पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बताया गया, दैट द लॉ अलाउस a political party to merge with or into another party provided that 2/3 of its legislators are in favor. So if a person is elected as a speaker of the Lok Sabha या फिर deputy speaker chairman राज्य सभा, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर मैंने वो बोल दिया कि कोई पर्सन था उसको आपने स्पीकर बना दिया या डेप्यूटी स्पीकर बना दिया, राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया, तो वो रिजाइन कर सकता है, तो वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और बाद में जैसे स्पीकर की पोस्ट से हटता है वो वापस रिज्वाइन कर सकता है। ठीक है, स्पीकर कर बनता है तो क्यों रिजाइन करता है भाई, वो पार्शियलिटी हो जाएगा ना, स्पीकर शुड बी लाइक अनबायस्ड, नॉन बायस्ड, करेक्ट। Then presently the law does not provide a time limit within which presiding officers have to decide। आज की कंडीशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, इस केस के अंदर जो है बहुत पहले की बात करी गई है। Now about the whip जो है, whip is about giving the directions। Now comes the next thing, that is the ordinance making power of the president and the governor। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात करता है अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। फिर यहाँ पे बात हो रही है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। देन democratic decentralization which talks about your the 73rd and the 74th amendment। अर्बन लोकल बॉडीज जो है 74th अमेंडमेंट के बारे में, पेसैक जो कि उसी का एक्सटेंशन है।
फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो उसी का एक्सटेंशन है, और ये हो जाएगा आपके पास ऑल इंडिया जो मेंस टेस्ट सीरीज है उसके बारे में। तो ये हम करेंगे पार्ट 2 जो है वीडियो में उसके साथ। तो एक बार ये हो गया, बिकॉज वीडियो में लंबा नहीं करना चाहती, छोटे छोटे वीडियो से हम इसको कवर करेंगे। तो वंस वी आर डन विद दिस, अब हम अगली वीडियो में आएंगे, इसका पार्ट 2 जो है मतलब सेकेंड सेक्शन का पार्ट 2। सो अल्टीमेटली ये थर्ड वीडियो आपका होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करके। और ये प्रीलिम्स की पीटी सीरीज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। जब आप हमारे स्टैटिक के लेक्चर्स देखेंगे वो प्रॉपरली एज इन डाउट सेशन के साथ धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।